नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? तो ये नाटक है। बच्चन सिंह लिखते हैं, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह आलोचना 1886 ईस्वी में लिखी गई थी और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है भट्ट जी और चौधरी प्रेमघन चौधरी दोनों को श्रेय देते हैं, जबकि बच्चन सिंह खाली बालकृष्ण भट्ट को ही इसका श्रेय देते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवताले ने यह लिखी है। चंद्रकांत देवताले जो हैं उनकी रचनाओं में हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, हर चीज में आग बताई गई थी, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय, ये चंद्रकांत देवताले की रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। उनकी रचनाओं में प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, हिंदी जाति का साहित्य और भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह अनुदित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अगर यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंधों को देखना चाहें तो संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, ये नाट्यशास्त्र इनका महत्वपूर्ण निबंध है। उपन्यास रहस्य, ये भी महत्वपूर्ण है। कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवि वर्णन के लिए सापेक्ष साधन, म्युनिसिपल पार्टी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन आदि। फिर अगला प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा था और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा था। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई? दलित साहित्य में आत्मकथाएं जो हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई और सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिष-राय अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नैमिष-राय की रचना है, अपने अपने पिंजरे, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। मोहनदास नैमिष-राय की रचना में अपने अपने पिंजरे है 1995 प्रकाशित होती है, 2 भाग में ये प्रकाशित होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन है। शिवराज सिंह बेचैन की बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, और तुलसी राम की रचना है मुर्दहिया और मणकर्णिका। प्रथम भाग जो है 2010 में, द्वितीय भाग 2013 में। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया था? महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, गणेश शंकर विद्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री, शिवदान सिंह चौहान। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया था? तो ये किया था चतुरसेन शास्त्री ने। ये नया प्रश्न है कि चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया था? आचार्य
चतुर्सेन शास्त्री ने 1928 ईस्वी में इसका संपादन किया था। चांद पत्रिका किसकी थी? तो इसकी संपादक जो थी महादेवी वर्मा थी और प्रकाशित होता था ये प्रयाग से। जागरण पत्रिका जो थी वो शिव पूजन सहाय उसके संपादक थे और ये बनारस से संपादित होता था। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, कानपुर से संपादित होता था। आलोचना जो है शिवदान सिंह चौहान और ये जो है संपादक थे। 1951 में संपादित होता था। कहाँ से? दिल्ली से। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पे मिला है। इन्हीं हथियारों से, ये अमरकांत का है। अमरकांत को इस रचना के लिए जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। रेहन पर रखू, ये इस रचना पे भी काशीनाथ सिंह को, रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। जबकि आधा गांव, ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। इस रचना पर राही मासूम रजा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। विनायक उपन्यास जो है वो रमेश चंद्र शाह का है और इनका एक उपन्यास है गोबर गणेश। गोबर गणेश का पात्र जो है वो है विनायक और इसी पात्र के नाम पे इनका दूसरा उपन्यास विनायक लिखा गया। इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस तरह से आधा गांव जो रचना है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। दोहा छंद की रचना, उपदेश प्रधान रचना, गेय पदों वाली रचना, संबोधन परक रचना, खंड प्रधान रचना। शब्द का अर्थ है गेय पदों वाली रचना और ये कबीर की वाणी के संग्रह जो है वो धर्मदास ने किया था। धर्मदास ने बीजक नाम से। बीजक में साखी, शब्द और रामायणी, ये तीनों संग्रहित हैं। फिर अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। तो कबीर संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, तीव्र विरहानुभूति है, बहुश्रुतता है, लेकिन शास्त्रानुमोदन अर्थात शास्त्र के अनुसार चलना या शास्त्र का अनुयायी होना इनके काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगर संत काव्य की हम विशेषता देखें तो संत काव्य की विशेषता में कबीर की निर्गुण भक्ति और कबीर की ज्ञान मार्गी भक्ति, कबीर में विद्रोहात्मकता, समाज दर्शन, प्रासंगिकता और है कबीर की रहस्य साधना, समाज सुधार काव्य, उपदेशात्मक काव्य, दार्शनिक काव्य, रहस्यवादी काव्य, संबोधन परकता, जैसे वो कहते हैं कि सुन भाई संतों, और खंडन शैली भी उन्होंने अपनाई, बहुश्रुतता भी है, तीव्र विरहानुभूति भी उनमें पाई जाती है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम प्रिय मानस मोरे, ये उपर्युक्त वंदना किससे की है? ये गणेश से की है और यह पंक्ति जो है विनय पत्रिका से ली गई है। विनय पत्रिका में कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रस्तुत की है तुलसीदास ने। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित है, पांडित पूर्ण ब्रज भाषा है। ये लोगय लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, यह घनानंद की पंक्ति है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये सब रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के
कवि हैं। फिर है, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कर संबोधित किया है? बसंत के दूत। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 में हुआ था। कहीं कहीं 1936 भी मिलता है। जैसा ऑप्शन में रहेगा उस तरह से हम अपना उत्तर देंगे। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है। तो पहला सर्ग है चिंता। चिंता जहाँ है, सब में चिंता है तो ये सही हो गया। दूसरा है आशा, तो ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, आशा। तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा। फिर है काम, फिर है वासना, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 15 सर्गों में पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईर्णा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी के बारे में जो आलोचकों की विचारधाराएं हैं उसको भी देख लें। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांतप्रिय द्विवेदी। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी एक असफल कृति है, तो इंद्रनाथ मदान के दृष्टि में यह एक असफल कृति है। कामायनी एक फैंटेसी है, तो मुक्तिबोध। कामायनी नए युग का काव्य है, नंदुलारे वाजपेयी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सारतत्व है? डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति का सारतत्व लिया गया है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है और उसमें तुलसीदास और सरोज स्मृति का मिश्रण किया गया है रामविलास शर्मा के अनुसार। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता मानी गई है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी है। तुलसीदास ये निराला की रचना है और इसमें कुल 101 छंद हैं। सरोज स्मृति यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। कलगी बाजरे की सृष्टि में कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो ये कलगी बाजरे की अज्ञेय की रचना है। इसमें बिछली घास को कलगी के ये पूछना है, औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो बिछली घास को। अज्ञेय जो है, अज्ञेय की पंक्ति है कि आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। यह शरद की सांझ के सूने गहन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। फिर अगला प्रश्न है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है, यह कथन किसका है? यह नामवर सिंह का कथन है। अस्मिता की खोज इनकी रचना है। तो कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है। और कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज, ये नामवर सिंह का कथन है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है और विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण में जो विचार हैं वो देखा जाए कि रामविलास शर्मा कहते हैं कि अपराध भावना का अनुसंधान है। कौन सी? अंधेरे में इनकी जो कविता है उसके लिए टिप्पणी की है। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि आत्म संशोधन का अनुसंधान है। निर्मला जैन कहती हैं कि अंतस्थल का विप्लव है अंधेरे में कविता। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात
एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। फिर अगला प्रश्न है, महिला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो यह कहता है डॉक्टर ममता को। महिला आंचल 1954 में प्रकाशित है और फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इसे माना गया है। इसके जो पात्र हैं, बामनदास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, रामकृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार और वासुदेव। महिला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? महिला आंचल में पूर्णिया की प्रकृति है, जातिवाद है और प्रेम संबंध को दिखाया गया है, आर्थिक विषमता को भी दिखाया गया है, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष को वहाँ नहीं दिखाया गया है। और रेणु अपने महिला आंचल की भूमिका में कहते हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो तमस पहले जान लें हम क्या है। तमस उपन्यास है, ये भीष्म साहनी का उपन्यास है और देश विभाजन पर यह लिखा गया उपन्यास भीष्म साहनी का तमस। इसमें पूछ रहा है रिचर्ड एक पात्र है, अंग्रेज पात्र रिचर्ड है। भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी, केवल निजी हित के बारे में सोचना। फिर है सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, निज रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील वह नहीं है, उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो दो संप्रदायों में जो लड़ाई होती है उसके ऊपर उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। और तमस उपन्यास का अगर हम देखें 1973 है प्रकाशन वर्ष इसका। और इसके जो मुख्य पात्र हैं, वानप्रस्थ जी, मुर्शद अली नत्थू, रिचर्ड, यही इसी पात्र के बारे में बात हो रही है। जनरल सिंह, हरनाम और बंतो इसकी एक मुख्य पात्र जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही और मोहन। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। ये प्रपंच बुद्धि या कल्पित पात्र है। स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, प्रकाशन वर्ष 1928। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं उसमें इतिहास की बातों को उठाया गया है। स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र हैं, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, ये क्या गुप्त देवी ने देवकी, देवसेना, विजया। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आधे अधूरे किसका है? ये नाटक है, 1969 में प्रकाशित है, मोहन राकेश का नाटक है। ये मोहन राकेश का नाटक है। इसमें मध्यम वर्गीय जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। इसमें पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है। ये स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, ये भी सही है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, ये भी सही है। अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृत है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। कविता क्या है के अनुसार कविता की आय बढ़ती है? कविता की आय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कविता क्या है, तो उसमें वो कहते हैं नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? भाव योग कर्म योग के समकक्ष है। प्रकृति भी भाव का आलंबन हो सकती है। अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। वक्रोक्ति को भावानुमोदित होना चाहिए। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। यहाँ पे भाव योग कर्म योग के समकक्ष है, ये सही है। प्रकृति भी भाव का आलंबन हो सकती है, ये भी सही है। अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। वक्रोक्त को भावानुमोदित होना चाहिए, ये भी सही है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, तो ये ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गलत है। अशोक के फूल हिंदू नीति हैं, इसमें क्या दिखाया गया है? आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, और इनके निबंधों में कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटस्थ, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 8। इसमें रोमांच, वेपथ, वैवर्ण, स्तंभ, ये तो सात्विक अनुभाव है, लेकिन चिंता जो है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव में 8 अनुभाव में स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण और प्रलय। और अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 हैं, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। सात्विक जो होता है ये मानसिक अनुभाव है। वाचिक जो बोलकर प्रकट किया जाए, कायिक जो प्रदर्शन से या कला के माध्यम से या शरीर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, वो कायिक अनुभाव है। आहार जो होता है वो वेशभूषा होती है, जिस प्रकार का पात्र है उसी तरह का उसकी वेशभूषा होगी। फिर अगला प्रश्न है, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे एक चीज छूट गया, यजुर्वेद। यजुर्वेद ऋग्वेद से उन्होंने पाठ लिया था, और सामवेद पूछ रहे हैं तो सामवेद से उन्होंने गान लिया था, और अथर्ववेद से उन्होंने रस लिया था। यहाँ 3 की बात पूछ रहे हैं। यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय लिया था। अव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अव्यंजना मानसी चित्र है, सहजानुभूत ही अव्यंजना है, अव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द रेखा चित्र आदि अव्यंजना के उपकरण मात्र हैं, अव्यंजना ही कला का रूप है। तो यहाँ पे अव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, ये कथन सही नहीं है। किस अन्य शब्दभेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं किया जाता है? किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण ये होता है। लेकिन समुच्चय बोधक में और अथवा
ये सब हैं शब्द, ये जो है नहीं लिए जाते। फिर अगला प्रश्न है, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में है क्या है कि हम जो दुह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। यहाँ पे आत्म समाधान की बात हो रही है और यह पंक्ति जो है सूरदास की है। भ्रमर गीत में ये कहा गया है सूरदास के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चक्काहट शब्द का प्रयोग किया था? तो ये सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए चक्काहट शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्य शुक्ल ने फिर लिखा है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। फिर है विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें काशी के लिए किसका रूपक है? तो कामधेनु का है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।